आइए आज आप हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव का चर्चा करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव ये भारत का ही चुनाव है, लेकिन ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश भी है। और यहाँ का आम चुनाव आप समझ सकते हैं कि कितना रोमांचकारी और कितना रोचक रहा होगा। आइए आज हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव में क्या खास बात रही है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये कितना उपयोगी होगा, इसको हम लोग को देखना है। हम लोग कंसंट्रेट रहेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं को बेस करके। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की अगर संख्या देखें तो 96 करोड़ 88 लाख है। 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं। ये कुल आबादी का 70% है। ये कुल आबादी का 70% है। अगर 16वां लोकसभा चुनाव 17वां लोकसभा चुनाव से अगर इनका कंपैरिजन करें तो 6% मतदाता बढ़ा है। ये 18वीं लोकसभा चुनाव की एक और विशेषताओं पर अगर चर्चा करें तो नए मतदाता जो 18 से 29 वर्ष के बीच के हैं, वो नए मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ बढ़े हैं। 2 करोड़ नए मतदाता इस नए 18वीं लोकसभा में नया जुड़ा है। अगर चर्चा करें कुल प्रत्याशियों की तो 543 सीटों में कुल प्रत्याशियों की संख्या 8,360 है। 8,360 प्रत्याशी इस चुनाव में 543 सीटों के लिए अपने किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम लोग पीछे जाएं तो 1996 में 13,992 प्रत्याशियों ने प्रत्याशियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक है अब तक के। तो इस माने में हम कह सकते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव में 8,360 प्रत्याशी का होना यह दूसरा सबसे सर्वाधिक प्रत्याशी का होना साबित होता है। चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डिक्लेरेशन के साथ ये मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड लागू हो गया 16 मार्च 2024 से। और 16 मार्च 2024 में मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड लागू होने के बाद 1 जून 2024 को अंतिम चुनाव है, जो आज ही के दिन है, और इनका रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें कि 16 मार्च से 4 जून के बीच कुल दिनों की जो संख्या है वो 80 दिनों का लंबा कार्य रहा है। 80 दिनों का अगर दिन के हिसाब से देखें तो पहला लोकसभा चुनाव कुल 86 दिनों का रहा था। पहला लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1951 को की गई थी और वो 17 चरणों में संपन्न हुआ था 25 जनवरी 1952 को। अगर इनके दिनों की संख्या को कैलकुलेट करें तो ये 86 दिनों का लंबा दौर चला था और वो चुनाव संपन्न हुई थी। दूसरी लोकसभा चुनाव जो हुआ था 1957 में, ये 20 चरणों में हुआ था। अगर चरण का हिसाब लें कि सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि 20 चरणों में हुआ है। और दूसरी लोकसभा चुनाव हुआ 1957 में। और पहला लोकसभा चुनाव जो है वो 17 चरणों में हुआ था, वो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा था। और 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ। पहला चरण का वो जो वोटिंग था वो 19 अप्रैल को था, वो कुल 101 सीटों के लिए था। दूसरा वो 26 अप्रैल को था, 88 सीटों के लिए था, लेकिन एक प्रत्याशी की मृत्यु के होने की वजह से वो 87 सीट पे ही चुनाव हो पाया। और तीसरा 7 मई को था 94 सीट के लिए। चौथा 13 मई को था 96 सीट के लिए। और पांचवा 20 मई को था 49 सीटों के लिए। छठा 25 मई को था 58 सीट के लिए। और 7वां यानी कि आज के दिन 57 सीटों के लिए चुनाव था। इस तरह से अगर देखें 543 में 542 सीटों का चुनाव आज संपन्न हो जाएगा 1 जून को। अगर हम लोग इसको देखें कि इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई, इस चुनाव में हमको क्या ऐसा चीज देखने को मिला जो अन्य चुनाव से इसको अलग बनाता है, तो ये सबसे बड़ा इस चुनाव में जो अलग बनाता है वो ये है कि ये 3 जनजातियां जैसे लंबार जनजाति, सेम्पे जनजाति और नीसी जनजाति, ये लंबार जनजाति त्रिपुर में
और ग्रेट निकोबार में सेम्पेन जाति और अरुणाचल प्रदेश में नीसा जनजाति पहली बार इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। पहली बार इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। इस चुनाव में जो सबसे बड़ी एक खासियत ये हुई कि इसमें दो ही अलायंस काम कर रहा था। एक अलायंस था एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा अलायंस था इंडिया का, इंडिया अलायंस, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये दो अलायंस एक साथ काम कर रही थी। इसलिए इस पूरे चुनाव में अगर आप गौर करेंगे तो हर जगह आपको दो ही लोग का सीधा टक्कर दिख रहा होगा। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत कम जगह पर हुआ है। इसका कारण यह था कि एनडीए अलायंस में जहां 24 पार्टियों ने का अलायंस था, वहीं इंडिया अलायंस 22 पार्टियों का था। यह और बात है कि एनडीए का सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी था, जो खुद 441 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, और वहीं कांग्रेस 318 सीटों पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 318 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। 17वां लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ा था, परंतु विपक्ष का दर्जा उनको 55 सीट भी हासिल नहीं हुआ था और वो विपक्ष के दर्जा पाने में चूक गए थे। इस बार देखना पड़ेगा 4 जून में ही कि वो विपक्ष के दर्जा प्राप्त कर पाते हैं या प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस चुनाव की एक और खास बात रही है, इस चुनाव में छह राष्ट्रीय पार्टियां ने चुनाव में भाग लिया है। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर उसके बाद सीपीआईएम, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी इंडिया, फिर उसके बाद बीएसपी, एनपीपी और आप। ये 6 पार्टियां नेशनल पार्टी इस चुनाव में भाग लिया है। इस 6 नेशनल पार्टियों में एक खास बात आपको बता दें कि ये 5 किसी न किसी अलायंस से जुड़ा हुआ था। सिर्फ भाजपा को छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में है, इस पार्टी किसी अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में शायद ही उसका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पहुंच पाएगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी। अगर हम लोग देखें इस चुनाव की जो सबसे बड़ी बात रही है, जहां एक तरफ नए नए स्लोगन दिए गए हैं और फिर इश्यूज भी कुछ रहे हैं। अगर इशू पे बात करें तो सत्ता पक्ष ने भ्रष्टाचार और राष्ट्रीयता, निःशुल्क खाद और मजबूत प्रधानमंत्री का जहां इशू बनाया, वहीं अपोजिशन ने महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाओ, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, इसके कुछ नए स्लोगन भी जारी हुए। सत्ता पक्ष ने जहां वोट जिहाद, 400 पार, मंगलसूत्र, आरक्षण छीनकर धर्म विशेष के लोग को देने की बात करी, तो वहीं पर विपक्ष ने खटाखट, तरी पार जैसे नारे भी दिए गए। इस भीषण गर्मी में जो सबसे ज्यादा गर्मी के साथ साथ जो चर्चा हुई, वो अडानी और अंबानी के नामों का भी चर्चा हुआ। इस बार मुझे लगता है 18वीं लोकसभा चुनाव जहां गर्मी के लिए जाना जाएगा, वहीं अडानी अंबानी के लिए भी जाना जा सकता है। इस चुनाव की जो सबसे बड़ा चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही रहे। इनके चारों ओर ये चुनाव घूमता रहा और उनके सहयोग के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे। जहां तक विपक्ष का चेहरा है तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जैसे चेहरे खास तौर से देखने को मिला है। अगर इस चुनाव में एक और बड़ी विशेषता आपके सामने यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इस चुनाव के दौरान बड़ा तेजी से दिखाई देने पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी अपना एक निर्णय दिया, वहीं वीवीपैट पर भी निर्णय दिया, चुनाव आयोग की नियुक्ति पर रोक से संबंधित भी निर्णय दिया, और फिर जो सबसे बड़ा इस बार के चुनाव में जो मामला आया वो इलेक्शन कमिश्नर का था। उनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन लेट और देर से होने के वजह से वो भी एक बड़ा इशू रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे पर उसको निर्णय देने को कहा, और घोषणा पत्र में आर्थिक मदद की जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भ्रष्टाचार से बाहर माना। अब हम लोग को 4 जून का इंतजार होगा कि किसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में कुछ छत्रपों का कहीं धारासा न हो जाए, जैसे उड़ीसा और बंगाल में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ लोग जो दल बदलू का काम किए हैं, इसका उदाहरण आपको बिहार और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। आने वाला वक्त 4 जून ये निर्णय करेगा कि आने वाला क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। फिर 4 जून को हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होगा, फिर मैं पूरे निर्णय के साथ आपके साथ आऊंगा। इसी के साथ आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।